स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल, अपने आप को मार डालो। जियान एक अजीब व्यक्ति था। उन्होंने आदर्श को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जो लगभग 20 साल का लग रहा था, और प्रार्थना हॉल के सामने पवित्र प्रतिमा को सलाम करने के लिए धीरे धीरे घूमा। मूर्ति गहरे लाल रंग की थी, भले ही यह एक चट्टान की मूर्ति थी। एक लंबा लाल वस्त्र इसकी पूरी आकृति को ढक रहा था, जिससे किसी के लिए भी इसका चेहरा देखना या उसका लिंग जानना मुश्किल हो गया था। जियान ने प्रतिमा से आदरपूर्वक कहा, मैं इस घुसपैठिए से बहुत जल्दी छुटकारा पा लूंगा, सिर्फ 3 मिनट में। ओह, सिर्फ 1 मिनट में कृपया मेरी प्रार्थना सुनना जारी रखें। अजीब कार्यवाही खत्म करने के बाद वह आखिरकार पलट गया। उसकी विनम्र सतर्क उपस्थिति तुरंत गायब हो गई, जैसे कि वह एक दरबारी नपुंसक से एक महान सम्राट में बदल गया हो। उसकी भावहीन आंखें आदर्श को हिकारत से देख रही थी। मैं तुम्हें जल्दी मौत नहीं मरने दूंगा, क्योंकि तुमने मेरे सबसे महत्वपूर्ण समय में खलल डाला है, जियान ने घोषणा की। आदर्श को केवल जियान से यह कहने की इच्छा हुई, व्हाट द फक। शैतान नगरी में वास्तव में पागलों का एक समूह शामिल था, जो तार्किक रूप से सोच नहीं सकते थे। वे सूअरों के झुंड से भी बदतर थे। फिर भी वे दुनिया को गंदगी मानते हुए भी नेक और पवित्र कार्य करना चाहते थे। आदर्श को यह मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति काफी परेशान करने वाला लगा। उसने अपने हाथ पर एक फ्लेम उठाई और उसे उदासीनता से आगे की ओर उछाल दिया। जियान फ्लेम से बचने के लिए तैयार था, फिर भी उसे एहसास हुआ कि फ्लेम का चाप उस पर अटैक करने के लिए बहुत ऊंचा था। जब वह उसके पास से गुजरा तो वह उसके सिर से 2 मीटर से अधिक ऊंचा था। जियान जोर से हंसा, इतना निकम्मा जादूगर इतनी दूर कैसे आ गया? हालांकि जियान को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ सही नहीं था। वो जल्दी से घुमा और पाया कि फ्लेम सीधे पवित्र लाल मूर्ति पर गिरी थी। आग की लपटें फूट गई, जिससे सालन की अनोखी मूर्ति टुकड़े टुकड़े हो गई। टुकड़े जियान के पैरों के सामने गिर गए। जैसे ही उसका चेहरा पागलों की तरह विकृत हो गया, उसकी तिरस्कार पूर्व अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। हा, यह अच्छा लगा। स्कूल में प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किए गए लक्ष्यों से बेहतर है। आदर्श ने चतुराई से एक और फ्लेम बुलाई। आप, मैं तुम्हें मार दूंगा। जियान पागल हो गया। उसने हवा का एक झोंका बुलाया और उसे आदर्श की दिशा में भेजा। हवा नारंगी थी और अविश्वसनीय रूप से पतले चाकू की तरह आगे बढ़ रही थी। हवा धीरे धीरे बवंडर में बदल गई, जिससे प्रार्थना कक्ष में मेज और कुर्सियां धूल में बदल गई। यहां तक कि दीवारों पर लगी ईंटों का भी यही हश्र हुआ। आदर्श बिल्कुल शांत था। जैसे ही उसने नारंगी बवंडर से टकराने के लिए एक टेलीकिनेसिस बल को निर्देशित किया, उसकी आंखों से चांदी की चमक निकल रही थी। बवंडर भयंकर लग रहा था, फिर भी यह अविश्वसनीय रूप से नाजुक था। आदर्श की शक्ति इसे आसानी से चकनाचूर करने में सक्षम थी। जो कुछ बचा था वह केवल इतना मजबूत था कि आदर्श के कपड़े थोड़े से फड़फड़ा सके। मरो! जियान ने पूरी तरह से खुद पर नियंत्रण खो दिया। उन्होंने तुरंत एक डेथ स्ट्राइक मैजिक इक्विपमेंट बुलाया। डेथ स्ट्राइक इक्विपमेंट लाइट एलिमेंट का था। यह सुनहरा था, कैंची की जोड़ी के आकार के साथ। जियान के नियंत्रण में आदर्श की गर्दन पर सुनहरी तलवार से वार किया गया। हमले से बचने के लिए आदर्श पीछे की ओर झुक गया। वह अपनी स्थिति बदलने के लिए फ्लाइंग शैडो डालने ही वाला था, तभी उसे एहसास हुआ कि लाइट एलिमेंट इक्विपमेंट पास की परछाइयों को दूर चला रहा था, जिससे उसे शैडो एलिमेंट का उपयोग करने से रोका जा रहा था। हालांकि इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ा। छोटी फ्लेम बेले, उग्र पंख। आदर्श इस समय किसी से भी ज्यादा पागल था। उनकी पहली गर्लफ्रेंड को जहर दिया गया था, इसलिए वह अपनी ताकत छिपाने के मूड में नहीं था। लिटिल फ्लेम बेले अच्छी तरह से तैयार थी। उसने तुरंत
अपनी प्रचंड शक्ति का प्रयोग किया और विपत्ति की आग को जलते हुए पंखों के समूह में बदल दिया। जैसे ही आदर्श की पीठ पर पंख दिखाई दिए, आग ने प्रार्थना कक्ष को धधकती लाल लपटों में जला दिया। लंबे पंख बमुश्किल दोनों तरफ की दीवारों को छूते थे क्योंकि वे पूरी तरह से फैले हुए थे। विस्फोट! आदर्श चिल्लाया। पंख तुरंत फूट गए और उसे उल्लेखनीय गति से आगे बढ़ाया और उसके पीछे एक शानदार अग्निमय निशान छोड़ दिया। आदर्श को रॉकेट की तरह आगे बढ़ाया गया। उसने जियान के चेहरे पर एक उल्कापिंड फिस्ट 9 ड्रैगन्स फेंकने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। उल्कापिंड फिस्ट 9 ड्रैगन लगभग एक एडवांस मैजिक के समान शक्तिशाली थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इसकी ताकत पंख वाले विस्फोट की गति से कई गुना अधिक थी। आदर्श के छोटे से आग के गोले ने ही मूर्ति को नष्ट कर दिया था। हालांकि उसके मुक्के ने प्रार्थना कक्ष को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। उग्र ड्रैगन आसपास बेतहाशा नाच रहे थे। यहाँ तक कि छत भी ढहने लगी क्योंकि इसके लगभग 50 मीटर ऊपर की सतह भारी प्रभाव से नीचे गिर गई। अहमद कोने में छिप गया था। जब उसने प्रार्थना कक्ष को जमीन पर धड़कते हुए देखा तो वह दहशत में आ गया। यह युवा हंटर एक एडवांस मैजिक जितनी शक्तिशाली चाल को लगभग तुरंत ही अंजाम देने में सक्षम था। जियान ने पहले ही अपना कवच निकाल लिया था जब उसे एहसास हुआ कि कुछ सही नहीं लग रहा है। ब्लू डिकन में पदोन्नत होने के बाद ही उन्हें कवच प्राप्त हुआ था। फिर भी आदर्श ने पहली बार इसका उपयोग करने के लिए इसे मजबूर कर दिया था। जियान एक जल्दी हुई पगडंडी के अंत में लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके सारे बाल जल गए थे। उसकी गोरी त्वचा झुलसने और जलने के निशानों से ढकी हुई थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और तिरस्कार का स्थान अविश्वास ने ले लिया। यह पहले से ही चौंकाने वाला था कि यह युवक अपनी उम्र में चरम इंटरमीडिएट लेवल हासिल करने में सक्षम था। वह जो जानता था उसके आधार पर राष्ट्रीय टीम के सदस्य भी केवल इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के बीच के थे। यह राक्षस कहां से आ गया? मेरी लाइटनिंग का भी स्वाद चख लो। आदर्श का अटैक यहीं खत्म नहीं हुआ। उसकी पीठ पर अभी भी ज्वलंत पंख दिखाई दे रहे थे। हालांकि वह उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने की योजना नहीं बना रहा था। पंख हटाकर वह तेजी से आगे बढ़ गया। आदर्श के चारों ओर पर्पल ब्लैक बोल्ट टिमटिमाने लगे। जैसे जैसे वह दौड़ता गया तीव्रता बढ़ती गई। आदर्श दौड़ते समय अचानक हवा में गायब हो गया। उसकी जगह एक मोटे लाइटनिंग के बोल्ट ने ले ली थी। उसकी गति से कई गुना अधिक थी। लाइटनिंग का संचालन करने के लिए उसने अपने शरीर का उपयोग किया। आदर्श को पहले से ही इस चाल में महारत हासिल थी। भले ही यह रॉकेट विंग्स जितना तेज नहीं था, लेकिन लाइटनिंग के रूप में वह जिस लक्ष्यों पर अपना अटैक कर सकता था वह कुछ हद तक तुलनीय था। जियान शौक था। ऐसे फाइटिंग स्टाइल उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। उसने हाल ही में एडवांस लेवल हासिल किया था और अभी तक अपने स्पिलों के स्वरूप में हेरफेर करने में असमर्थ था। जब उसने लाइटनिंग के बोल्ट को अपनी ओर आते देखा तो उसने बचने की सख्त कोशिश की। जियान के शरीर के संपर्क में आते ही लाइटनिंग बाहर तक पहुंच गई और जोर से छूट गई। लाइटनिंग के चाप एक दूसरे से जुड़ गए और विशाल लाइटनिंग का जाल बन गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जियान कहां भागने की कोशिश कर रहा था। पहले वह आग से गंभीर रूप से जलने के अलावा लाइटनिंग गिरने से झुलस गया था। जले हुए मांस की गंध हवा में फैली हुई थी। सीनियर जियान! अहमद मलबे के पीछे छिप गया और क्रूर हमले के बाद जियान को जमीन पर गिरते हुए देखा। उसने अपनी सारी आशा ब्लू डिकन पर लगा रखी थी। फिर भी हंटर ने एक भी एडवांस स्पिल डालने से पहले ही उसे हरा दिया था। तो एक ब्लू डिकन भी बहुत कमजोर हो सकता है। आप जो भूरे रंग की पोशाक में हैं, आपको अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए। अगर मुझे यह स्वयं करना पड़े तो मैं आपको कोई आसान रास्ता देने का वादा नहीं कर सकता। आदर्श ने लाइटनिंग के सामने से बाहर निकलते हुए अहंकार पूर्वक ग्रे पुजारी से कहा। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल।
अपरिहार्य नेट। शब्द सुनते ही अहमद का चेहरा हिलने लगा। यह आदमी जानबूझकर हमें अपमानित कर रहा है। जब तक हमारा भगवान आसपास है हम जीवित रहेंगे, भले ही हम मर जाए मेरे भगवान। अहमद ने एक लाल जहरीली गोली निकाली, ऐसे बोलते हुए मानो वह शहीद हो रहा हो। नर्क के प्राणी चुप हो जाओ। आदर्श ने गृह पुजारी को उसके पागलपन के कारण अपने हाथ के पिछले हिस्से से पकड़ थप्पड़ मारा। पास का स्थान कुछ देर के लिए तरंगित हो गया। अहमद अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाए थे कि आदर्श ने स्पेस एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। इससे तुरंत उसका निचला जबड़ा उखड़ गया। आदर्श अविश्वसनीय रूप से नाराज था। वह इतना दयालु था कि उस आदमी को आसान मौत दे दी। फिर भी जब वह आदमी जहरीली गोली खाकर मरने वाला था, जैसा कि टीवी पर एक पंथ की कट्टरपंथियों ने किया था, तब भी उसे अपने भगवान के लिए कुछ स्पिल बोलने पड़े। इस बात की परवाह किए बिना कि इससे आदर्श बहुत परेशान हो जाएगा। यहां मैं इसे आपके लिए समायोजित करूंगा। आदर्श ने पुजारी के चेहरे पर एक और तमाचा जड़ दिया। एक और लहर थी और एक मजबूत बल ने गृह पुजारी के निचले जबड़े पर प्रहार किया, जिससे वह विपरीत दिशा में विस्थापित हो गया। ओह, यह थोड़ा भारी था। मुझे दोबारा कोशिश करने दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। आदर्श ने नकली ईमानदारी से माफी मांगते हुए कहा। अहमद को ऐसा लगा जैसे वह पागल होने वाला था। थप्पड़ ने उसके मुंह से गोली छीन ली थी। यह अब ठीक हो जाना चाहिए। यह सही लग रहा है। हो, आपका जबड़ा क्यों झुक गया? आइए मैं आपके लिए इसे ठीक कर देता हूं। ऋषि एक ठंडी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गए। भूरे रंग की पोशाक में एक पुजारी उसके पैरों के सामने घुटने टेक कर उसे बता रहा था कि उसने क्या देखा। मैंने और करीब जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह युवा हंटर वास्तव में हमारे पुजारियों पर अत्याचार कर रहा था। गृह पुजारी ने कहा। तुमने करीब जाने की हिम्मत नहीं की? ऋषि मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। गृह पुजारी ने तुरंत अपना सिर नीचे लिया। उसकी नाक लगभग फर्श को छू रही थी। ऋषि ने अपनी एड़ी उठाई और गृह पुजारी के सिर के पिछले हिस्से पर जोरदार वार किया। एड़ी खंजर की तरह तेज हुई और तुरंत उस आदमी की खोपड़ी में धंस गई। गृह पुजारी ने एक भयानक चीख निकाली, लेकिन उसने फिर से हिलने की हिम्मत नहीं की। उसके सिर के पिछले हिस्से से ताजा खून बह रहा था। यहां तक कि जब मौत करीब आ रही थी तब भी गृह पुजारी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। शैतान नगरी के लोग स्पष्ट रूप से जानते थे कि मृत्यु डरावनी नहीं थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को अंतहीन पीड़ा हो रही थी। ऋषि ने अपना पैर उठाया और ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम अभी भी जीवित हो तो मेरी नजरों से दूर हो जाओ। सभी डार्क बीस्ट राक्षसों और शापित बिष्टों को तिरछे हॉल में इकट्ठा करो। एडी ग्रे पुजारी के सिर से चिपकी हुई थी। वह वास्तव में इस आघात से बच गया था। यह विश्वास करना कठिन था कि एडी के सिर के पिछले हिस्से में छेद हो जाने के बाद वह कैसे जीवित रहने में कामयाब रहा। कमरे से बाहर निकलते समय गृह पुजारी आगे की ओर झुक रहा। अपने सिर पर चुंगाने वाले घाव का इलाज करने से पहले उसने तुरंत ऋषि का आदेश सुना। ऋषि ने तिरछे हॉल के प्रवेश द्वार पर नजर डाली और गुस्से से चिल्लाया, मेरे लोगों के साथ मवेशियों जैसा व्यवहार, ऐसा करने का अधिकार केवल मुझे है। तुम एक छोटे से हंटर पर क्यों पागल हो रहे हो? क्या अब भी सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है? एक चुलबुला दिखने वाला आदमी एक छोटे पालतू जानवर की तरह ऋषि से लिपट गया। जब बाकी लोगों ने उस आदमी को देखा तो वे तुरंत पीछे मुड़ गए। हर कोई जानता था कि वह आदमी ऋषि का पसंदीदा था। न केवल उसका चेहरा सुंदर था, बल्कि उसे पर्पल रंग के कपड़े पहनना भी पसंद था और उसकी त्वचा एक महिला की तुलना में अधिक चिकनी थी। जब ऋषि ने उस आदमी को देखा तो वह धीरे धीरे शांत हो गए।
उसने उसके चेहरे को सहलाया और उसके साथ कुछ आनंद लेने लगे, मानो वह उस घुसपैठी के बारे में पूरी तरह से भूल गए जिसने प्रार्थना कक्ष को नष्ट कर दिया था। केवल एक घुसपैठिया पर अपना समय बर्बाद करना अनावश्यक था, क्योंकि जल्द ही हर कोई उसके नियंत्रण में जहरीले राक्षसों में बदल जाएगा। उसे परिवर्तन संघ के बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अकेले हंटर की तो बात ही छोड़ दे। हालांकि उसे अभी भी थोड़ा और समय चाहिए था, जब तक कि रानी चिल्लाने और सभी के शरीर में छिपे जहरीले कीड़ों को जगाने के लिए तैयार ना हो जाए, उन्हें अपनी विशाल सेना का हिस्सा बना दे। आप आगे क्या करने की योजना बना रहे हैं? सुंदर आदमी ने पूछा। सीनियर सालन को चिंता थी कि दुनिया उसे भूल गई है, इसलिए मैं अपनी सेना के जागृत होने के बाद यहाँ गायत्री द्वीप पर एक भव्य समारोह आयोजित करने के बारे में सोच रहा था। ऋषि ने इस बारे में बात करते हुए पागलपन से मुस्कुराते हुए कहा, गायत्री द्वीप पर बहुत से लोग सहज जीवन ले जा रहे थे। भले ही रानी को अपने सभी लोगों को जगाने में कुछ समय लगेगा, लेकिन उनके आधार से समझौता हो जाने के बाद उन्हें पहले से ही प्रयोग करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। एक तेज फ्लेम ने एक संकरे रास्ते को भर दिया। डार्क बीस्ट मॉन्स्टर यहां अपने दुश्मन को रोकने की योजना बना रहे थे। हालांकि जब उन्होंने अपने ऊपर आग की भीषण लपटें उठती देखी तो वे तुरंत डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। आग ने एक पल में उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पीड़ा अंतहीन चीखें उठने लगी। जैसे ही आग कमजोर हुई, एक मानव आकृति तेज निगाहों के सामने की ओर देखती हुई उनमें से निकली। उसके सामने एक पुल था। भूमिगत पुल देखना काफी दुर्लभ था। पुल नीली चट्टानों से बने एक विशाल हॉल की ओर जा रहा था। यह हॉल संभवतः तिरछा हॉल था, जिसका उल्लेख सभी ने किया था, यह देखते हुए कि यह कितना भारी संक्षारित था। पुल के नीचे 20 मीटर से अधिक चौड़ी अथाह खाई थी। पुल पर बहुत सारे राक्षस थे। पूरी चीज डार्क बीस्ट मॉन्स्टर और शापित जानवरों के साथ रेंग रही थी। वे न केवल पुल पर ढेर हो रहे थे, बल्कि उसके नीचे भी रेंग रहे थे। ऐसा लगा जैसे पूरी चीज इन बदसूरत राक्षसों से बनी हो। इस बीच शिष्य और ग्रे पुजारी पुल के दूसरे छोर पर खड़े थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से आदर्श की ताकत के बारे में जान लिया था और उसके लिए एक अपरिहार्य जाल बनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए थे। आदर्श ने मोटे तौर पर गणना की। यहाँ के शैतान नगरी के सदस्यों की कीमत कम से कम 80 मिलियन थी। यह पता चला कि उनकी संख्या उसकी पहली कल्पना से कहीं अधिक थी। आदर्श भी थोड़ा उत्सुक था। शैतान नगरी भाग क्यों नहीं रहे थे? जाहिर था कि परिवर्तन संघ के लोग जल्द ही उस जगह को घेर लेंगे। यहां तक कि चुटकी द्वारा उल्लिखित उत्परिवर्तित राक्षसों के साथ भी। यह केवल परिवर्तन संघ को थोड़े समय के लिए ही रोकेगा। इतनी भव्य व्यवस्था के साथ उनका स्वागत करना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। आदर्श ने अपने संचार उपकरण के माध्यम से चुटकी को बताया, चुटकी, ऐसा नहीं लगता कि वे भागने की योजना बना रहे हैं। जहर चरणों में हमला करता है। मेरा मानना है कि रानी मदर स्किन फैंटम के समान है। उसे अपनी ऊर्जा जमा करने के लिए कुछ समय चाहिए। मैं अनुमान लगा रही हूं कि वे रानी के परिपक्व होने का इंतजार कर रहे हैं। आपने पहले ही देखा कि मदर स्किन फैंटम कितनी तेजी से विकसित हुई थी। इसलिए बेहतर होगा आप जितनी जल्दी हो सके रानी को मार दो, अन्यथा प्रभाव प्लेग की तरह फैलने लगेगा। चुटकी ने चेतावनी दी। मैं समझता हूं, लेकिन उनकी संख्या को देखते हुए मैं यह नहीं बता सकता कि मुझे जबरन अंदर आने में कितना समय लगेगा। आदर्श ने पुल पर छोटी सेना को घूरते हुए कहा, आपका बैकअप लगभग वहां है। मेरा बैकअप? परिवर्तन संघ? नहीं, परिवर्तन संघ को उत्परिवर्तित राक्षसों द्वारा रोका जा रहा है। उसकी गति आश्चर्यजनक रूप से तेज है, चुटकी ने कहा। जानते हैं कौन है आदर्श का बैकअप? अगले एपिसोड में स्कूल ऑफ मैजिक के सीजन 2 के नेक्स्ट एपिसोड
सुनने के लिए बने रहे इस चैनल के साथ। थैंक यू।